Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल हुए एक शब्द के बाद गृह विभाग अब एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिसिया कार्यवाही में उर्दू और फारसी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। जरूरत पड़ी तो इनको बदला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे, जहां दस्तयाब शब्द को मुगल कालीन बताते हुए इसकी जगह सरल शब्दों के उपयोग की नसीहत दी। अब उर्दू, अरबी और फारसी के जो भी शब्द सरकारी कार्यों के चलन में हैं, ऐसे तकरीबन 350 शब्द हैं जो रोजमर्रा कार्रवाई में इस्तेमाल होते हैं। सीएम ने ऐसे शब्दों को बदलने का निर्देश दिया है। इधर कांग्रेस बीजेपी पर उर्दू को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है और इस पर जमकर विरोध करने की बात कहती। इधर खसरा खतौनी, नामेदार, नजूलीदार, मौरूशी, खौरनी जैसे शब्दों को अब लगातार बदलने की कवायद होगी। राजस्व विभाग के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें न सिर्फ खसरा खतौनी, इनमें गलतियों को सुधारा जा रहा है, बल्कि ऐसे शब्दों को सरल शब्दों में बदला जा रहा है। और तर्क यही है कि ऐसे शब्द चलन में आए जो आम जनता की समझ में आए। इस तरह के शब्द हैं जो प्रचलन में नहीं है या अभी कागज में जिंदा है, रिफ्यूजी टाइप के जिनकी उपयोगिता नहीं है, उनको यहां भी बदलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। उर्दू लैंग्वेज जो है एक मीठी जबान है और हिंदी और उर्दू के शब्द मिलके एक हिंदुस्तान की संस्कृति बनती है। इस तरह के किसी भी काम की निंदा करेंगे और कांग्रेस अपोज करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स में छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं, जिसमें कई बार नाम अलग प्रकार से लिखा रहता है, कई बार रकबा मिसिंग रहता है, इसलिए हम लोगों ने अपने आप उन सभी त्रुटियों को चिन्हांकित करके उन सभी को करेक्ट करने का बीड़ा उठाया है। इंदौर में टंट्या मामा भील गौरव यात्रा की तैयारी को लेकर बीजेपी दफ्तर में एक बैठक की गई, जिसमें यात्रा के इंदौर पहुंचने पर भव्य स्वागत और रूट को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक मालिनी गौड़, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे मौजूद रहे। टंट्या मामा भील गौरव यात्रा कल यानी 3 दिसंबर को इंदौर पहुंचेगी, जिसका कई जगह स्वागत होगा। मुख्य कार्यक्रम राजबाड़े पर अहिल्या प्रतिमा के सामने होगा। इसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वीर शहीद क्रांतिकारी टांट्या मामा की 4 तारीख को पुण्यतिथि है। उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी जन्मस्थली जहां उनका बलिदान हुआ, पाताल पानी, वहां पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। ये यात्रा 3 तारीख को हमारे इंदौर में प्रवेश करेगी और इस यात्रा का जो स्वागत है वो बहुत ही भव्य दिव्य होने वाला है। ममता बनर्जी के मुंबई दौरे के दौरान दिए गए बयान के ऊपर चौतरफा बवाल है। शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम, ने यूपीए पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यूपीए अब अस्तित्व में नहीं है। इस पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना कांग्रेस के यूपीए की कल्पना नहीं की जा सकती। कांग्रेस के बिना यूपीए मतलब ऐसा शरीर जिसमें आत्मा नहीं। इस पर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ न बुआ है, न दीदी, न चाचा यानी शरद पवार। बिना आत्मा के कांग्रेस प्रेतात्मा की तरह भटक रही। न बुआ साथ है, न बबुआ साथ है, न दीदी साथ हैं, न शरद पवार जी चाचा साथ हैं हमारे। इतने पर भी कपिल सिब्बल अगर कांग्रेस के यूपीए की आत्मा बता रहे हैं, तो बिना शरीर की, सारे दल अलग हो गए तो बिना शरीर के ये आत्मा महज प्रेतात्मा बन के घूमेगी। अब ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने पार्टी गाइडलाइन से खुद को अलग करते हुए वीर सावरकर को लेकर बड़ा बयान दिया।
सिकरवार ने कहा कि सावरकर जैसे महापुरुष लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। हमारे महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनको कैद रखना अच्छी बात नहीं। हिंदुत्व की दुहाई देने वाली प्रदेश सरकार का कृत्य निंदनीय है। सतीश सिकरवार ने ये बयान सावरकर की कटोरा ताल में लगी प्रतिमा को लेकर दिया। बीते 3 साल से स्मार्ट सिटी कटोरा ताल में काम कर रहे हैं। कटोरा ताल को बंद किया गया, जिसका हिंदू महासभा विरोध कर रही है और इसी को लेकर हिंदू महासभा के कहने पर सतीश सिकरवार कटोरा ताल का गेट खुलवाने के लिए पहुंचे थे। आज जनता के लिए खोला गया है। अब सुबह शाम जनता के लोग, आम ग्वालियर के नागरिक इसमें आ सकते हैं और सावरकर जी में जो श्रद्धा रखते हैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर सकते हैं। आज इस क्षेत्र के विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं लेकिन युवा संघर्षशील विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी ने आज इसका आमजन के लिए खोल दिया। हिंदू महासभा ने उनका स्वागत किया है। ऐसे कार्य के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने जो कार्य किया, हिंदू महासभा उनकी सराहना करती है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से बड़ा झटका लगा है। पंचायती राज व्यवस्था पर शिवराज सरकार के लाए अध्यादेश पर ग्वालियर बेंच ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं करने को लेकर याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार 2014 के आरक्षण पर ही चुनाव कराना चाहती है, जबकि तब और अब की स्थिति में काफी अंतर है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 21 नवंबर को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू किया था। इसके अनुसार परिसीमन के 1 साल के अंदर चुनाव नहीं कराने वाले वार्ड, जनपद पंचायत या उनके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निरस्त किया गया था। जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 21/11/2021 को पंचायती राज चुनाव अधिनियम 1993 के संशोधन को लेकर जो अध्यादेश सरकार लेके आई थी, उसको हमने कल्लूराम सोनी पिटिशनर के माध्यम से उसको चैलेंज किया हमारे साथी कृष्ण कार्तिक शर्मा जी के साथ। हमने कोर्ट में ये प्रेयर की है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो गलत है, अनलॉफुल है। तो उसके लिए चीफ जस्टिस साहब की बेंच में सुनवाई हुई और उन्होंने आज नोटिस जारी कर दिया है। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी का रुख करेंगे, ग्वालियर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नासिर, जो अध्यादेश था उसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई भी हुई है और इस पर अब जवाब भी मांगा, बताएं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से लगा है, क्योंकि 21 नवंबर को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत एक अध्यादेश सरकार लेकर आई थी। उसमें उसको पंचायत चुनाव कराना था, लेकिन उसी अध्यादेश को जो चैलेंज करने का काम था वो एक कल्लूराम सोनी है, पूर्व सरपंच है और पेशे से एडवोकेट भी है। उन्होंने उसको चैलेंज किया था अध्यादेश को। उन्होंने कहा था कि 293 जो धारा है उसमें को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और धारा 9A होना चाहिए, उसको चेंज करके परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने संविधान, जो पंचायती राज का जो संविधान है, उसके साथ में छेड़छाड़ की है और अपने मुताबिक उसको बदलने की कोशिश की है। ऐसा नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही दूसरा सवाल ये उठाया था कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो अध्यादेश लाया गया है उसमें 2014 में जो आरक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उसको चैलेंज किया था और उस पर खास बात यह रही कि ये जो याचिका थी मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके सामने ये याचिका आई थी। उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। वो चाहती थी कि मध्य प्रदेश सरकार की पंचायत चुनाव है जल्द से जल्द कराया जाए, लेकिन उस चुनाव को कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगने का जो काम है हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से लगा है, क्योंकि अब 4 सप्ताह में सरकार को जवाब पेश करना है। तो कई सारी जो फॉर्मेलिटीज है तो इतनी जल्दी शायद लगता नहीं है कि सरकार अपना जवाब फाइल कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से संविधान की जो धारा है, जो पंचायती राज स्वराज होता है उसको चैलेंज किया गया, संविधान को चैलेंज किया गया, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं अपना जवाब पेश करने में एक लंबा वक्त लगेगा। और उससे कहा जा सकता है कि जो पंचायत चुनाव की आस मध्य प्रदेश के लोग लगाए बैठे हुए थे, जो रूरल इलाके के लोग नेता लगाए हुए बैठे थे, उन लोगों को भी एक बड़ा झटका लगा है कि अब पंचायत चुनाव आगामी कहीं ना कहीं अब डिले हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब सरकार से 4 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। इधर कोरोना के तीसरी लहर की आशंका के बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी। मास्क, सैनिटाइजर, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी होगा। कंट्रीज एट रिस्क की श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी की जाएगी। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों का RT-PCR चेकअप होगा। नेगेटिव आने पर 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना ही होगा। 7 दिन बाद फिर से जांच की जाएगी। इधर सरकार के मंत्री भी मैदान में उतर गए और इसके तहत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान का आगाज किया। मंत्री ने खुद लोगों को मास्क बांटे और इस दौरान कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल समेत प्रदेश भर में ऑक्सीजन प्लांट और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सीहोर में आपदा प्रबंधन की बैठक ली। व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। अन्य इंतजामों को भी टटोला। जब विदेश से कोई लोग आते हैं तो दिल्ली उतरते हैं और इंदौर में लोकल फ्लाइट से आते हैं, विदेश की फ्लाइट से इंदौर में नहीं आते हैं। वो स्वयं भी टेस्ट रिपोर्ट लेके आते हैं। इसके बावजूद भी 70 के लगभग लोगों को पहचान हो गई है, उनसे मिल ली है। बाकी कुछ लोग बचे हैं, वो भी उन तक भी पहुंच जाएंगे, इतना कठिन नहीं है। प्रोडक्शन में आने के पहले कुछ कमियां रहती हैं और वही कमियों को दूर करने के लिए कल मॉक ड्रिल की गई है। 180 में से अधिकतर प्लांट बहुत सुचारू रूप से चले हैं। यदि किन्हीं में गड़बड़ी हुई है या कमी है तो उसको ठीक करा जा रहा है। शासन की प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की हम बात करें या ICU के बेड की हम बात करें, ऑक्सीजन लाइन बिछाने की हम बात करें, दवाइयों की बात करें, व्यवस्थाएं हम लोगों ने पूरी की हैं। लेकिन आम नागरिकों के लिए, सबके लिए सावधानी बरतना जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन बरकरार रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में इस नए वेरिएंट को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में 1 नवंबर से 29 नवंबर के बीच विदेश से पहुंचे 157 लोगों को लेकर ट्रेसिंग की जा रही। ये लोग अमेरिका, UK, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों से इंदौर आए। 70 लोगों को ट्रेस कर उनके सैंपल टेस्ट किए गए जो नेगेटिव आए। इंदौर में खबर तेजी से वायरल होने लगी कि कोरोना के संदिग्ध मरीज गायब हो गए। हालांकि इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये अफवाह है। इंदौर में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड नहीं हो रही। सभी यात्री पहले दिल्ली आते हैं और फिर लोकल फ्लाइट से इंदौर पहुंचते हैं। आंकड़ों को देखें तो बुधवार को मध्य प्रदेश में 12 पॉजिटिव मिले। इनमें 7 भोपाल से, इंदौर से 4, होशंगाबाद से 1 संक्रमित मिला। 8 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अभी प्रदेश में 128 एक्टिव केस हैं। जब विदेश से कोई लोग आते हैं तो दिल्ली उतरते हैं और इंदौर में लोकल फ्लाइट से आते हैं, विदेश की फ्लाइट से इंदौर में नहीं आते हैं। तो भी 70 के लगभग लोगों को पहचान हो गई है, उनसे मिल ली है। बाकी कुछ लोग बचे हैं, वो भी उन तक भी पहुंच जाएंगे, इतना कठिन नहीं है क्योंकि नाम पते सबके हैं। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक के 2 मरीजों में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेश से आने वालों की जांच हुई थी, जिसमें 66 साल और 46 साल के 2 लोगों में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। भारत चीन के बीच LAC पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए 14वें दौर की वार्ता 15 दिसंबर के बाद होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक 14वें दौर की बातचीत के लिए चीन की तरफ से आमंत्रण आना है। माना जा रहा है कि बातचीत 15 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकती है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। CM उद्धव ठाकरे ने कार्रवाई की। उन पर आरोप है कि उन्होंने सर्विस रूल का उल्लंघन किया। सूत्रों के मुताबिक परमबीर सिंह छुट्टी खत्म होने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे और ना ही उन्होंने इस संदर्भ में महाराष्ट्र गृह मंत्रालय से कोई भी संपर्क किया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए केंद्र, दिल्ली और राज्य सरकारों को 24 घंटे का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लेकर ठोस प्रस्ताव लेकर आए। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान जवाद चक्रवात के असर के चलते रेलवे यातायात पर भी इसका असर पड़ा। भारतीय रेलवे ने पूर्व तटीय रेल से
होकर गुजरने वाली 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक फिलहाल एहतियातन इन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया है। भोपाल गैस त्रासदी को 37 साल पूरे हो गए, लेकिन इस त्रासदी के पीड़ित अब भी न्याय के इंतजार में। गैस पीड़ित अपनी मांग को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ चुके हैं और ऐसे में भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर एक बार फिर गैस पीड़ितों ने अपनी आवाज बुलंद की। साल 1984, 2 और 3 दिसंबर की वो दरमियानी रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। देखते ही देखते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही मौत ने उनका दम घोटना शुरू कर दिया। जहरीली गैस के इस तांडव ने करीब 15,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि सरकारी आंकड़ों में मौत की संख्या करीब 5,000 ही दर्ज है। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी को 37 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन गैस पीड़ित आज भी उसका दंश झेल रहे हैं। सड़क से लेकर अदालत तक मुआवजा, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा समेत अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 37 साल बाद हम देखते हैं कि ना तो गैस पीड़ितों को सही मुआवजा मिला है, ना इसके लिए यहाँ इस शहर में कत्लेआम करने के लिए जिम्मेदार कंपनियों पे या जिम्मेदार अधिकारियों पर एक दिन की भी कार्रवाई नहीं हुई है। था या नहीं था, और जबकि यूनियन कार्बाइड से 15,000 लोग मरे हैं, उसके हमें लड़ना पड़ लिया। 37 साल हो गए, लड़ने वाले भी जो है आधे से ज्यादा खत्म हो चुके। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनको सजा तो मिले कम से कम। गैस पीड़ित अब अपनी मांगों को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन की बात कह रहे हैं। साथ ही गैस पीड़ितों को लेकर एक सर्वे कराने और इसे मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की भी बात कही है, ताकि वास्तविक स्थिति से जिम्मेदारों को रूबरू कराया जा सके। इधर बीजेपी सरकार में गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग गैस पीड़ितों की समस्याओं और नाराजगी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो अर्जुन सिंह जी की राज्य की सरकार हो या राजीव गांधी की केंद्र की सरकार हो, उसने उस समय गैस पीड़ितों का पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। शिवराज सिंह चौहान जी ने यह सुनिश्चित किया कि गैस पीड़ितों के पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार भी उस केस में पार्टी बने और हमने क्यूरेटिव पिटीशन लगाई। इसे विडंबना ही कहेंगे कि त्रासदी से लेकर अब तक कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन मौत का सही रिकॉर्ड आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया और न ही दोषियों को सजा हो पाई। नीलम गुरवे, IBC 24, भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।